इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो, नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी बचाएंगे भी। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हो गई, आरडी हो गई, सभी। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे एक वीडियो लाया हूं अटल पेंशन योजना एपीवाई के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर आपने इतने अच्छे बेहतरीन वीडियो बनाए हैं लेकिन अभी तक आपकी तरफ से एपीवाई पर कोई भी वीडियो नहीं दिया गया है। तो आज मैं ये एपीवाई का ब्लॉकबस्टर वीडियो है, अटल पेंशन योजना की जितनी भी आपके मन में प्रश्न है कंप्लीट एक ही वीडियो में सारी जानकारी लाया हूं। इसलिए वीडियो लंबा होगा, बड़ा होगा, एनालिसिस होगा और एंड में एपीवाई अकाउंट कैसे खोलते हैं उसके बारे में भी मैं एक डेमो के रूप में आपको जानकारी दूंगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको एपीवाई जानना है तो ये अकेला वीडियो सफिशिएंट है सब कुछ जानने के लिए। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं अटल पेंशन योजना एपीवाई है क्या। द अटल पेंशन योजना एपीवाई was launched on 9/5/2015 to create a universal social security system for all Indians। जितने भी भारतीय हैं उन सबके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए ये पेंशन मिल जाए सभी लोगों को, उसके लिए योजना स्टार्ट की गई। स्पेशली द पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। स्पेशली ये योजना जो लाई गई है एपीवाई, वो गरीब लोगों के लिए है और जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे जो कर्मचारी जो नौकरी करते हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट कंपनीज में नौकरी करते हैं, वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गए क्योंकि उनको तो एनपीएस के तहत ऑलरेडी पेंशन मिली हुई है, ठीक है। लेकिन जो दुकानदार है, जो खेती करता है या कोई भी छोटा मोटा ठेला चलाता है, कोई भी कुछ भी काम करता है, उनके लिए ये एक वरदान है ये स्कीम। हालांकि ये स्कीम केवल उनके लिए ही नहीं है, सभी इंडियंस के लिए लागू की गई। एपीवाई इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए। और इस योजना को कौन चलाता है? एपीवाई को पीएफआरडीए चलाता है, जो भारत सरकार की संस्था है। तो ये तो हो गई ब्रीफ जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु कैन ओपन एपीवाई अकाउंट? ये भी मन में प्रश्न आता है। इसके बारे में और भी आगे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वीडियो के बाद में, तो देखना उसमें आपको और भी जानकारी मिलेगी। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक कैन ज्वाइन एपीवाई स्कीम। आप अटल पेंशन योजना के लिए अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको बस भारत का नागरिक होना आवश्यक है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। The following are the eligibility criteria. The age of the subscriber should be between 18 to 40 years. 18 से 40 वर्ष के बीच में जो व्यक्ति है केवल वही एपीवाई अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकता है और कोई भी नहीं खोल सकता है। सेकंड कंडीशन है he she should have a saving बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। या तो आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट हो, तब जाकर आप एपीवाई का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों अकाउंट में से कोई भी नहीं है तो आप एपीवाई योजना नहीं ले सकते। अब देखते हैं हाउ आर द कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टेड इन एपीवाई। एपीवाई में आप जो पैसा लगाते हैं वो कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है इसका गणित देखिए। द कंट्रीब्यूशंस अंडर एपीवाई कलेक्टेड आर इन्वेस्टेड। ध्यान दे, आपने जो पैसा एपीवाई में लगाने वाले हैं, आप जो पैसा एपीवाई में लगाने वाले हैं अटल पेंशन योजना में, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। कहां? एंड द फंड्स आर मैनेज्ड बाय नेमली एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। तो जो भी आप पैसा एपीवाई में लगा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा कहां जाएगा? इन तीन फंड मैनेजर्स के पास जाएगा, एसबीआई पेंशन फंड के पास, एलआईसी के पास और यूटीआई के पास। ये तीनों के तीनों ही पेंशन फंड मैनेजर एनपीएस में भी ऐसे ही कार्य करते हैं। जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं एनपीएस वाले, वो जानते हैं कि उनका पैसा एसबीआई में, एलआईसी में और यूटीआई में इन्वेस्ट होता है। अगर आप एनपीएस के बारे में नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी लगभग 100 वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो देखना, उसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका पैसा
कहां जा रहा है? सारा का सारा इन तीनों के पास जाएगा। और ये तीनों कहां लगाने वाले हैं आपका पैसा? ये तीनों आपका पैसा शेयर मार्केट में भी लगाएंगे, इक्विटी डेट मार्केट में भी लगाएंगे, यानी कि लोन मार्केट में भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप इन्वेस्ट करेंगे एपीवाई में। फिर ये तीनों फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? लोन डेट में, डेट फंड में हो गया, शेयर मार्केट में हो गया, इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपका पैसा यहां जाएगा। तो फिर आपके पैसे की सिक्योरिटी का क्या हुआ, वो अभी हम बात करते हैं। हाउ मच पेंशन विल बी रिसीव्ड अंडर एपीवाई? ध्यान दे, मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन ऑफ 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000 पर मंथ विल बी गिवन फ्रॉम द एज ऑफ 60 years onwards डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर। इस योजना की सबसे खास बात जो है, नेशनल पेंशन स्कीम और इस स्कीम में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि यहां आपको मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम में ये गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन यहां आपको गारंटी दी जाती है। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो आप ये सोच रहे थे इतनी देर के कि इन्वेस्टमेंट होगा तो सर हमारा नुकसान हो गया तो शेयर मार्केट में या कहीं और डेट फंड में। आपको भारत सरकार ने गारंटी दी है कि जो प्लान लेंगे उस प्लान में कुछ उन्होंने निर्धारित की है पेंशन, वो मिनिमम पेंशन तो आपको मिलेगी ही, भले ही सरकार का सारा पैसा डूब जाए, लेकिन आपको वो पेंशन 60 वर्ष के बाद पूरी जिंदगी भर मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा पैसा बनता है तो आपको ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखना, मान लीजिए आपने 5000 वाला पेंशन प्लान चूज कर लिया, अभी हम सारी चर्चा करने वाले हैं, 5000 वाला चूज कर लिया, लेकिन आपको रिटर्न्स अच्छे मिल गए तो आपको हो सकता है 6000 की पेंशन भी मिल जाए मंथली, 7000 की भी मिल जाए। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो भी कम से कम 5000 की तो आपको मिलने वाली है। यही है मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन, कि जो आपने चूज कर ली है मंथली पेंशन वो 100% आपको दी जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल पर इस पूरी गणित को समझने के लिए। फिर उसके बाद और भी वीडियो है, काफी बड़ा वीडियो है ये, तो चले एक्सेल पर। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारी एक्सेल शीट में। ये है अटल पेंशन योजना की कंट्रीब्यूशन चार्ट जो मैं आपके लिए लाया हूं कस्टमाइज करके। अब यहाँ कितनी प्रकार की स्कीम है आपके पास, ये देख लीजिए। पहली स्कीम इस कलर की, ठीक है, दूसरी स्कीम ये है, तीसरी स्कीम ये है, चौथी और पांचवी स्कीम। टोटल 5 स्कीम भारत सरकार के द्वारा आपके लिए अवेलेबल है। अब ये क्या क्या है स्कीम, वो समझ लीजिए। सबसे पहली स्कीम का नाम है मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ। इस स्कीम का मतलब यह है कि अगर आप इस स्कीम को चुनते हैं तो कम से कम 1000 रुपए की मासिक पेंशन आपको सरकार देगी। ये गारंटीड है, गारंटी है बिल्कुल कि आपको कम से कम 1000 की पेंशन देगी। और साथ में जब आपकी डेथ हो जाएगी, आपके स्पाउस की डेथ हो जाएगी, यानी कि पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाएगी, तो आपके नॉमिनी को यानी कि आपके बच्चों को 1.7 लाख, 1.7 लाख का मतलब 1,70,000 कैश में आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। समझ में आई? यानी कि पूरे जीवन भर जब तक आप जिएंगे, ध्यान दे, जब तक आप जिएंगे, जिसके नाम पर यह अटल पेंशन योजना का खाता है, वो जब तक जिएगा उसे 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। फिर उसके मरने के बाद उसके स्पाउस को मिलेगी। और स्पाउस भी मर जाता है, यानी कि पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाती है, तो आपके बच्चों को 1,70,000 रुपए कैश दिया जाएगा भारत सरकार के, ये फिक्स है। दूसरी स्कीम कह रही है कि मिनिमम गारंटी पेंशन ऑफ 2000 पर मंथ। ठीक है, इसमें क्या है, सरकार गारंटी दे रही है कि आपको 60 वर्ष के बाद, ध्यान रखना सभी पेंशन 60 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है, तो यहां 60 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होगी पेंशन आपकी। तो इस वाली योजना में क्या है, कम से कम 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपके स्पाउस को मिलेगी, और जब स्पाउस और आप दोनों यानी पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद आपके बच्चों को 3,40,000 रुपए कैश दिया जाएगा। ठीक है, फिर है मिनिमम गारंटी पेंशन ऑफ 3000। इस स्कीम में क्या है, अगर आप इस स्कीम को चुनते हैं तो आपको 60 वर्ष के बाद प्रत्येक माह 3000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी है। ये ध्यान रखना, ये गारंटी है, इसका मतलब ये कम से कम इतना तो मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा रहा, रिटर्न अच्छे आए SBI से, ऋण से, UTI से, तो आपको इससे ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा मिलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम कितनी मिलेगी वो है 3000 रुपए। और आपके और आपकी पत्नी यानी कि स्पाउस और आपके दोनों के मरने के बाद आपके बच्चों को 5,10,000 रुपए कैश दिया जाए। इस स्कीम में क्या है, चौथी स्कीम में, इसमें आपको 4000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी
और 6,80,000 रुपए आपके बच्चों को कैश दिया जाएगा पति पत्नी की मृत्यु के बाद। और इस लास्ट स्कीम में क्या ऑप्शन है कि 5,000 की आपको गारंटीड पेंशन दी जाएगी और आपके मरने के बाद आपकी पत्नी को यानी कि स्पाउस को पेंशन मिल जाएगी और 8.5 लाख रुपए आपके बच्चों को नकद मिलेगी। ये हुई 5 स्कीम की बेसिक जानकारी। अब इधर आते हैं। अब यहाँ ये है एंट्री एज, आपने किस एज में प्रवेश लिया है इस योजना को, कब कौन सी एज में लेने वाले हैं, उसके अनुसार ये कंट्रीब्यूशन सारा तय होता है। 3 प्रकार के कंट्रीब्यूशन है, मंथली यानी कि हर महीने कंट्रीब्यूशन, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में एक बार कंट्रीब्यूशन करें आप, हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में एक बार आप पैसा लगाएं इस स्कीम में। 3 तरह के कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपकी एज है 25 साल, सपोज कीजिए आपकी एज कितनी है 25 साल। तो 25 साल की एज में अगर आपने अटल पेंशन योजना को ज्वाइन किया तो अगले 35 सालों तक आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और 35 और 25 दोनों को जोड़कर कितनी उम्र हो जाएगी आपकी, 60 वर्ष। समझ में आई? दोनों एंट्री एज और स्टे टाइम दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये सबका योग कितना होगा, टोटल 60 हर जगह। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष तक तो आप पैसा जमा कराएंगे और 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होती है, सीधी सी बात। तो अगर आपने 25 वर्ष की उम्र में अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाया है तो अगले 35 सालों तक आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब कितना? अगर आप 1,000 रुपए मासिक पेंशन चाहते हैं, ध्यान दें ये वाला चार्ट पूरा 1,000 का है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट 1,000 का है। ये देखिए 39वीं एज तक आप मैक्सिमम 39वीं एज यानी कि 39 साल, 40 साल नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, 40 साल से पहले तक, भले ही एक दिन पहले ही हो आपका, मान लीजिए 39 साल और 364 दिन हो गए यानी कि पूरे 40 साल नहीं हुए, तो भी आप ये अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा सकते हैं। जब तक आपकी उम्र फिक्स 40 नहीं होगी कम से कम, तब तक आप अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा सकते हैं। ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ठीक। तो आप यहां थे हम कि 25 वर्ष की उम्र में आपने अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाया और आप कितनी पेंशन चाहते हैं, 1,000 रुपए चाहते हैं तो आपको मंथली अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हर महीने तो 76 रुपए हर महीने आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और अगर हर 3 महीने में डालना चाहते हैं तो 226 रुपए, और अगर 6 महीने में एक बार आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 449 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर 2,000 रुपए की आप मंथली पेंशन चाहते हैं, 25 वर्ष की उम्र में अगर आपने अकाउंट खोला तो आपको कम से कम मंथली 151 रुपए जमा करना पड़ेगा, या फिर हर 3 महीने में आप 450 रुपए जमा कर सकते हैं, या फिर हर 6 महीने में आप 891 रुपए जमा कर सकते हैं। और अगर आप 3,000 वाली पेंशन लेना चाहते हैं, ये वाला कॉलम हमारा किसका है, 3,000 वाली पेंशन का, ध्यान दें ये 3,000 वाली पेंशन का कॉलम है, ठीक है। तो हम 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा, अगर आप 3,000 की पेंशन चाहते हैं तो मासिक आपको 226 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर हर 3 महीने में 674 कर सकते हैं, या हर 6 महीने में 1334 कर सकते हैं। इसी प्रकार 4,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो उस प्रकार से होगा। और अगर आप 5,000 की पेंशन चाहते हैं, किस उम्र में, ध्यान रखना 25 साल की उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कम से कम 376 रुपए आपको मासिक देने पड़ेंगे, या फिर आप हर 3 महीने में 1121 दे सकते हैं, या हर 6 महीने में आप 2,219 रुपए जमा कर सकते हैं, तब जाके आपको 5,000 की पेंशन मिलेगी। और अगर आपकी उम्र 39 साल हो गई है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये राशि आप देखेंगे इधर, ये राशि 5,000 की अगर आपको पेंशन लेनी है, मेरा सुझाव है 5,000 से कम का चयन ना करें, क्योंकि भविष्य में महंगाई बढ़ जाएगी तो मिनिमम 5,000 की पेंशन तो होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आपकी एज 39 साल हो चुकी है तो आप मासिक वाले ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि उसमें आप पर दबाव कम पड़ता है, आराम से कर सकते हैं। तो आप 1,318 रुपए लगा सकते हैं, ठीक है, मासिक में, और आपको ये 5,000 वाली पेंशन मिल जाएगी। तो ये गणित हुई सारी की सारी, ये पूरा का पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं कि आपको कौन से वर्ष में आपने एंट्री की है, जिस एज में आप अटल पेंशन योजना का एपीवाई का खाता खुलवाएंगे, उसके अनुसार आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे कितनी पेंशन मिलेगी और कितना मुझे पैसा जमा करना है। अब ये पैसा कैसे जमा कर सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेथड होती है एसबीआई में, उसके द्वारा भी आप ये पैसा जमा कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली फंड ट्रांसफर हो जाएगा। आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं इस योजना को, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन सभी बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल है, अभी एसबीआई के बारे में मैं एंड में बता दूंगा। पोस्ट ऑफिस में भी इस योजना को ले सकते हैं, यानी कि देश के समस्त बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में ये योजना एप्लीकेबल है, आप वहां ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सुझाव है कम से कम 5,000 की पेंशन ले, ये वाला प्लान, यानी कि इस प्लान में क्या है,
कम से कम 5,000 तो आपको मंथली मिलेंगे ही, और अगर रिटर्न्स अच्छे मिले तो हो सकता है 6,000 7,000 भी मिल जाए। अच्छा, भविष्य में जहां तक सुनने में आई है, भारत सरकार इस 5,000 को बढ़ाकर 10,000 भी करने वाली है। 5,000 को बढ़ाकर 10,000 है। 10,000 का मतलब कि ये तो 5, अभी तक तो कितनी स्कीम है, 5 स्कीम, 5,000 तक की। भारत सरकार आगे की योजना है कि 10,000 रुपए वाली मासिक पेंशन के लिए भी प्लान स्टार्ट किया जाए, तो आप बाद में उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। इन प्रश्नों पे अभी हम आगे आएंगे कि सर क्या करना है, कैसे करना है, इन सब की मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। वीडियो काफी बड़ा है, मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं इसी एक सिंगल वीडियो में देने वाला हूं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि किस एज में है, कितना पैसा लगाना है, आप यहां से चूज कर सकते हैं, जैसी भी एज है उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे वापस से वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके सभी प्रश्नों को लेते हैं, फिर एंड में अकाउंट कैसे खोलते हैं एपीवाई का एसबीआई में, वो भी मैं जानकारी दूंगा। तो देखिए, अब आपके प्रश्न चालू हो चुके हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंट्रीब्यूशन? ये आपके मन में प्रश्न आता है कि सर ड्यू डेट क्या है और क्या पेनल्टी होगी अगर हमने एपीआई में पैसा नहीं जमा करवाया तो देखिए, द कंट्रीब्यूशन में बी पेड टू एपीवाई थ्रू सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ऑन एनी डेट ऑफ द पर्टिकुलर मंथ इन केस ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन। यदि आपने मंथली कंट्रीब्यूशन चुना है, कि अगर आपने ऑप्शन चुना कि मैं हर महीने कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, योगदान देना चाहता हूं, तो आप उस महीने की किसी भी डेट को पैसा जमा कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको 1 तारीख को ही जमा करना है, आप उस महीने की 30 तारीख को भी जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई? अगर मंथली कंट्रीब्यूशन चुना है तो उस महीने की किसी भी डेट को जमा कराएंगे तो उसे पेनल्टी नहीं लगेगी, उसे लेट नहीं माना जाएगा, भले ही वो 30 तारीख को जमा कराएं या 1 तारीख को जमा कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर इन केस ऑफ क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन। और अगर आपने क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन चुना है, यानी कि हर 3 महीने में पैसा जमा कराने की स्कीम को चुना है, तो ध्यान देना 3 महीने की चुना है तो पहला जो महीना होगा, ध्यान देना, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का किसी भी दिन आप पैसा आपको डालना है। आप पहले महीने में ही आपको डालना पड़ेगा, भले ही वो दिन कोई सा भी हो सकता है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख का कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में करोगे तो वो लेट हो जाएगा और पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, तो जब भी क्वार्टर का करें तो फर्स्ट मंथ में ही करना है। और एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द हाफ ईयर इन केस ऑफ हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन। और यदि आपने हाफ ईयरली का कंट्रीब्यूशन भी चुना है, यानी कि हर 6 महीने में आपने पैसा जमा कराने का निवेश का प्लान चुना है, तो भी आपको पहले महीने, यानी कि प्रत्येक हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो पहले महीने में ही आपको वो कंट्रीब्यूट करना है। तारीख कोई भी हो सकती है, लेकिन केस क्या रहेगा, पहला महीना ही। तो निष्कर्ष क्या निकला, जब भी आप भले ही मासिक चुने या आप क्वार्टरली चुने या हाफ ईयरली चुने, कोई सी भी स्कीम चुने, आपको पहले महीने की किसी भी तारीख को पैसा जमा कराना है अटल पेंशन योजना में। समझ लें इस चीज को क्लियर कि पहला महीना ही होगा। और अगर नहीं करवाया तो क्या होगा, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ₹1 per month for contribution of every 100 rupees or part thereof for each delay monthly contribution। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जितने महीने का आपका कंट्रीब्यूशन लेट होगा, प्रत्येक 100 रुपए पे 1 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी। ध्यान दें, प्रत्येक 100 रुपए पे 1 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी, यानी कि 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेट हुआ तो 10 रुपए की पेनल्टी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जितना कंट्रीब्यूशन आप लेट करेंगे उतना ही पेनल्टी ये बढ़ता जाएगा। आप इसको 1 रुपया ना समझे, आपका अगर अमाउंट बड़ा हुआ 1 लाख का हुआ तो फिर ये 1 लाख का फिर उस हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। फिर एक चीज और आती है इसी संबंध में, व्हाट विल हैपन टू एपीवाई अकाउंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉल्ट। यदि मैं कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट करे जा रहा हूं और पैसा जमा नहीं करवा रहा हूं एपीवाई में, पेनल्टी भी जमा नहीं करवा रहा हूं, तो क्या होगा, तो देखो, डिडक्शन वुड बी मेड in the subscriber's account for account maintenance charge and other related charges on a periodic basis। आप सभी जानते हैं हम बैंकिंग में हैं, तो बैंकिंग में कोई भी सेवा लेने का हमको शुल्क देना होता है, मेंटेनेंस चार्ज होते हैं और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो बैंक हमसे लेता है। ठीक, वंस द अकाउंट बैलेंस इन द सब्सक्राइबर्स अकाउंट बिकम्स 0 ड्यू टू डिडक्शन ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, फीस एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट, द अकाउंट वुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली। तो होगा क्या,
अगर आप कंटिन्यूसली एपीवाई में पैसा जमा करना बंद कर देंगे, 6 महीने हो गए, साल हो गए, ठीक है, और आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, आपका जो सर्विस चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है, वो काटता रहेगा। तब तक काटता रहेगा, कब तक, जब तक कि आपका अटल पेंशन योजना में जो अकाउंट में पैसा है वो जब तक जीरो नहीं हो जाता, तब तक तो आपका अकाउंट चालू रहेगा। ध्यान दें, जब तक एपीवाई में आपका पैसा मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कट कट के जीरो नहीं हो जाता, तब तक आपका एपीवाई अकाउंट ओपन रहेगा, चालू रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका ये बैलेंस जीरो हो गया, उसी दिन तत्काल आपका ये अकाउंट एपीवाई बैंक क्लोज कर देगा, पोस्ट ऑफिस क्लोज कर देगा, जहां पे भी आपने खुलवा रखा है। तो कहने का मतलब निष्कर्ष क्या निकला, जब तक एपीवाई में पैसा है तब तक ये खुला हुआ है। जिस दिन इसमें जीरो हो गया बैलेंस, उस दिन आपका अकाउंट भी क्लोज। और जीरो किस कंडीशन में होगा, बैंक अपने मेंटेनेंस चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस लेते हैं, अगर आप पैसा नहीं जमा कराओगे तो वो लगता जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इज इट रिक्वायर्ड टू फर्निश नॉमिनेशन व्हाइल ज्वाइनिंग द स्कीम? क्या नॉमिनी देना अनिवार्य है क्या एपीवाई स्कीम में? तो देखो, यस, कंप्लीटली यस है इसका आंसर। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड नॉमिनी डिटेल्स इन एपीवाई अकाउंट। अगर आप अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इफ द सब्सक्राइबर इज मैरिड, अगर कोई सब्सक्राइबर है वो मैरिड है, तब तो उसका द स्पाउस विल बी द डिफॉल्ट नॉमिनी। उस केस में जो स्पाउस है उसका, अगर पति है तो उसकी पत्नी हो गई, पत्नी है तो पति हो गया, ठीक है। तो मैरिड के केस में जो डिफॉल्ट नॉमिनी होगा वो अपने आप कौन बन जाएगा, स्पाउस बन जाएगा। और अनमैरिड सब्सक्राइबर कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन एज नॉमिनी। और अनमैरिड अगर कोई व्यक्ति है जो अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा रहा है, तो वो एनी अदर पर्सन, किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकता है। इस चीज को क्लियर कर लेना कि अनमैरिड पर्सन किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो XYZ, उसको अपना नॉमिनी बना सकता है, उसको पूरा अधिकार दिया गया है। यहां ये बात नहीं हो रही कि फैमिली मेंबर ही नॉमिनी बनेगा, कोई भी हो सकता है जिसको वो चाहेगा। एंड दे हैव टू प्रोवाइड स्पाउस डिटेल्स आफ्टर मैरिज। और शादी के बाद उसे अपनी स्पाउस की डिटेल को देना कंपलसरी है, क्योंकि शादी के बाद स्पाउस को ही क्या माना जाता है, नॉमिनी। द आधार डिटेल्स ऑफ स्पाउस एंड नॉमिनीज में बी प्रोवाइडेड। और इसके लिए उनकी आधार की डिटेल्स को दिया जाएगा। फिर आगे है, हाउ मेनी एपीवाई अकाउंट्स आई कैन ओपन। ये भी मन में प्रश्न आता है कि सर कितने एपीवाई अकाउंट खोल सकते हैं? तो देख लो, ए सब्सक्राइबर कैन ओपन ओनली 1 एपीवाई अकाउंट। एक व्यक्ति भारत में केवल एक ही अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकता है, क्लियर है। एंड इट इज यूनिक, मल्टीपल अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड। कोई भी व्यक्ति 2 अटल पेंशन योजना के खाते नहीं खोल सकता है, किसी भी केस में नहीं खोल सकता। एक व्यक्ति एक अटल पेंशन योजना अकाउंट, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, एक व्यक्ति एक आधार कार्ड, एक व्यक्ति एक पैन कार्ड, वैसे ही ये एपीवाई अकाउंट है, ठीक है ना। और ऐसे ही एनपीएस का अकाउंट भी होता है, एक व्यक्ति एक एनपीएस अकाउंट। मेरी आप एनपीएस की सीरीज देखना, आपको अच्छा लगेगी वो सीरीज। कैन हस्बैंड एंड वाइफ ओपन एपीवाई अकाउंट्स? ये भी प्रश्न आता है कि सर हस्बैंड और वाइफ भी एपीवाई अकाउंट्स खोल सकते हैं क्या? तो देखो, यस, इवन ऑल फैमिली मेंबर्स कैन एपीवाई अकाउंट। आपके परिवार में अगर 50 सदस्य हो आप, तो वो 50 के 50 एपीवाई अकाउंट खोल सकते हो। पति पत्नी भी अकाउंट खोल सकते हैं। एक पति की अगर मान लीजिए 4 पत्नियां हैं, तो वो चारों पत्नियां भी अपना एपीवाई अकाउंट खोल सकती हैं। ये नहीं है कि एक पति के एक पत्नी है तो वो एक ही अकाउंट खोल पाएगी या एक अकाउंट वो पति खोल पाएगा। जितने व्यक्ति हैं उतने एपीवाई अकाउंट खोले जा सकते हैं, क्लियर है। जितने व्यक्ति हैं उतने एपीवाई अकाउंट खोल सकते हैं, भले ही वो कोई भी हो XYZ, ठीक। फिर आगे है, विल देयर बी एनी ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर हायर और लोअर पेंशन अमाउंट? अब यहां आपका वो प्रश्न आता है कि सर मैंने तो अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट जब खोला था तो 1000 रुपए से खोला था, अब मेरे पास पैसा ज्यादा आने लग गया तो मैं इसको 5000 वाली पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? या सर मैंने जब खोला था मैंने 5000 का खोल लिया, अब अचानक से मेरी सर नौकरी वोकरी पे कुछ संकट आ गया है तो मैं इसको 1000 रुपए वाली में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो इसी का आंसर है यस। ए सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट to decrease or increase pension amount during the course of accumulation phase once a year।
आप एक साल में केवल एक बार, ध्यान देना, एक साल में एक बार ये काम कर सकते हो। कौन सा काम? आप चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन घटा सकते हैं। अगर आपने 1,000 रुपए वाला पेंशन प्लान ले रखा है तो आप उसे 2,000 का भी कर सकते हैं, 3,000 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं और 5,000 का भी कर सकते हैं। जो चाहे प्लान चूज कर सकते हैं। एक साल में एक बार आपको वो प्लान बदलने की अनुमति है। एक बार प्लान बदल लिया तो उस साल फिर वो प्लान नहीं बदल पाएंगे दोबारा, फिर अगले साल आप दोबारा से बदल सकते हैं। समझ में आई? एक साल में एक बार आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं जब चाहें तब, लेकिन अगर दोबारा करना चाहते हैं तो अगले साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है? और ये अगला साल कौन सा होता है? जनरली ये फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। बाकी इस केस में, एपीवाई के केस में मैंने खोज किए, मेरे को जहां तक पता चला है ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक, अब आगे है वेदर एनआरआई इज एलिजिबल टू ओपन एपीवाई अकाउंट। क्या नॉन रेसिडेंट इंडियंस एपीवाई अकाउंट खोल सकते हैं? तो यस, एनआरआई इन द एज ग्रुप 18 to 40 years of the age having a bank account with APY POP is eligible to open APY account। कोई भी व्यक्ति, इवन एनआरआई व्यक्ति भी भारत में है, भारत का एनआरआई व्यक्ति है वो, तो एनआरआई भी अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकता है। बस उसकी एज क्या होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है, व्हाट विल हैपन इफ ए सब्सक्राइबर बिकम्स नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब ध्यान देना, वो एनआरआई था, ये है नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर आप नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं तब क्या होगा? द स्कीम इज ओपन टू द इंडियन सिटीजन्स ओनली। जो अटल पेंशन योजना है वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। हेंस इन दैट इवेंट द एपीवाई अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड कंट्रीब्यूशन विल बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर एज मेंशन्ड अबव इन द केस ऑफ वॉलंटरी एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाता है, यानी कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहता, तो उस केस में तत्काल उसका अटल पेंशन योजना का अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और जो स्कीम में उसको पैसा जो उसने कंट्रीब्यूट किया है और उस पर जो रिटर्न मिला है वो सारा का सारा उसे लौटा दिया जाएगा। किस तरह, उसका क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्या रहेगा? उसको ये माना जाएगा कि इसने वॉलेंट्री एग्जिट कर लिया है 60 वर्ष की उम्र से पहले। अब ये क्या होता है इसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, कि जैसे 60 वर्ष की एज से पहले अगर हम बाहर निकलना चाहें कि मेरा 60 वर्ष से एज से पहले मैं अकाउंट बंद कर रहा हूं एपीवाई का, तो उस केस में जो लाभ होता है वही लाभ इस व्यक्ति को मिले। अब आगे बढ़ते हैं। इफ आई एम एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ एपीवाई कैन आई चेंज माई मंथली ऑटो डेबिट फैसिलिटी टू क्वार्टरली और हाफ ईयरली एज पर माई कन्विंस। ये प्रश्न और आता है। पहला प्रश्न तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो चर्चा की वो तो ये थी कि मैं 1,000 का पेंशन प्लान को 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, घटा बढ़ा सकता हूं क्या, वो देख लिया हमने, वो यस हो गया था। अब ये दूसरा ये है कि मैंने मान लीजिए मंथली चूज किया है पेंशन प्लान, ठीक है, मंथली कंट्रीब्यूशन चूज किया है मैंने कि मैं मंथली कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं मंथली कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, अब मैं क्वार्टरली या ईयरली करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? या मैंने पहले ईयरली चुन रखा था कि मैंने हाफ ईयरली चुन रखा था कि हर 6 महीने में मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, और अब मैं चेंज करना चाहता हूं कि हाफ ईयरली से मैं क्वार्टरली या मंथली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं इस स्कीम में, तो कर सकता हूं क्या? तो देखिए आंसर है यस, आप ये काम भी कर सकते हैं। द सब्सक्राइबर कैन चेंज द मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑफ ऑटो डेबिट फैसिलिटी वंस इन ए ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर वही बात आ जाती है, आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन 1 वर्ष में एक बार, और कब? अप्रैल के महीने में। ध्यान दें, अप्रैल के महीने में, क्योंकि भारत में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, तो आप अप्रैल का जो महीना होता है उस महीने में ये आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अब तक चुन रखा था, हाफ ईयरली का ऑप्शन चूज कर रखा था कि मैं हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट करूंगा, अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास मंथली पैसा आ रहा है तो मैं मंथली का कर लेता हूं, तो आप जो अप्रैल आने वाली है उसमें इस ऑप्शन को मंथली करवा सकते हैं। ठीक है, कहां करवाना है? ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन फैसिलिटी ना हो तो आप उस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देकर ये काम करवा सकते हैं। फिर आगे है व्हाट अबाउट स्वावलंबन एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर। अब ये और प्रश्न पूछा जाता है कि सर जिन लोगों के पास स्वावलंबन का अकाउंट है, एनपीएस लाइट का अकाउंट है, वो उनका क्या होगा एपीवाई में? तो देखो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर स्वावलंबन स्कीम
हैज बीन डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 से स्वावलंबन योजना को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। द सब्सक्राइबर ऑफ स्वावलंबन एनपीएस लाइट who are in the age group of 18 to 40 years have been given option to migrate to new अटल पेंशन योजना। और जो स्वावलंबन योजना है या एनपीएस लाइट के जो सब्सक्राइबर हैं, अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष है तब उनको ऑप्शन है कि वो चाहें तो अटल पेंशन योजना में जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। एनपीएस लाइट स्वावलंबन सब्सक्राइबर हु आर अबव 40 years of age and thus cannot migrate to APY can continue in the Swavlamban scheme till they attain the age of 60 years. If they wish, they can also exit from the scheme. और यदि एनपीएस लाइट का या स्वावलंबन योजना का कोई सब्सक्राइबर ऐसा है जिसकी एज 40 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, ध्यान देना 40 वर्ष की एज से ज्यादा हो चुकी है, तो वो माइग्रेट नहीं कर सकता है, वो एपीवाई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, अपना स्वावलंबन स्कीम का अकाउंट जारी रख सकता है 60 वर्ष तक, कोई दिक्कत नहीं है। या वो चाहे तो इस स्कीम को छोड़ सकता है, बंद कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 2 केस हो गए। 18 से 40 वर्ष है तो स्वावलंबन और एनपीएस लाइट वाले कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को अटल पेंशन योजना में, अपने बैंक से संपर्क करें, पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। और जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है वो अब इसी अकाउंट को जारी रखें, स्वावलंबन एनपीएस लाइट को, और उसका फायदा उठाएं। अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं इन स्कीम से। फिर अगला प्रश्न, वेदर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड और एनपीएस सब्सक्राइबर कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई। ये प्रश्न जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो इसका सिंपली आंसर है यस। मैं अभी डिटेल में बताता हूं। देखो इसका सिंपली आंसर क्या है, यस। एनी इंडियन सिटीजन विद इन द एज ग्रुप 18 to 40 years कैन ज्वाइन एपीवाई स्कीम irrespective his her employment status with government public sector for availing benefit guaranteed by government of India under the scheme। ध्यान दें, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी हो, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, अंडरटेकिंग्स होती है, सरकारी कंपनियां, उनके कर्मचारी हो, या आप नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर हो, आपका खाता मान लीजिए सरकारी है तो एनपीएस में वैसे भी होगा, ऑल सिटीजन इंडिया के तहत मॉडल में हो आप, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉडल के तहत हो, या आप स्टेट गवर्नमेंट मॉडल के तहत हो, या आप कॉर्पोरेट मॉडल के तहत हो, किसी भी तरह से आपका एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है, आप किसी भी देश में किसी भी संस्था के कर्मचारी हो तो भी आप अपना अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकते हैं और आपको दोनों का लाभ मिलेगा। दोनों का लाभ मतलब कि आप रिटायर होंगे तो आपको एनपीएस का लाभ भी मिलेगा और एपीवाई का लाभ भी मिलेगा। ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एपीवाई स्कीम कंप्लीटली डिफरेंट प्लान है, एनपीएस कंप्लीटली डिफरेंट प्लान है। एनपीएस के समस्त लाभों का एपीवाई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जितने भी एनपीएस के लाभ हैं वो समस्त लाभ 100% आपको मिलेंगे, और एपीवाई के भी जितने भी लाभ हैं वो समस्त लाभ आपको 100% मिलेंगे। 100% कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि मेरे पास सर एनपीएस अकाउंट है तो मैं एपीवाई खोल सकता हूं, नहीं खोल सकता, क्या होगा, डेथ होने पर क्या होगा, रिटायरमेंट के ऊपर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। सारे केस खत्म, एक ही है कि समस्त लाभ एनपीएस के 100% मिले जाएंगे और समस्त लाभ एपीवाई के भी आपको 100% मिलेंगे। इवन आपको नहीं, आपके नॉमिनी को भी मिलेंगे। आपको का मतलब ध्यान रखना, मैं अगर ये कह रहा हूं आपको, तो ये आपको शब्द आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, आपके स्पाउस के लिए भी है और आपके नॉमिनी के लिए भी है। यानी कि अगर एनपीएस का अकाउंट है आपके पास तो आपको एनपीएस से जो मिलता है वो मिलेगा, आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को जो मिलता है वो एनपीएस का सारा मिलेगा, आपके नॉमिनी को सारा मिलेगा। ऐसे ही एपीवाई, दोनों है आपके पास अकाउंट, एनपीएस और एपीवाई। तो एपीवाई में भी आप हैं तो आपको सारा पेंशन वगैरह मिलेगा, आप नहीं है तो आपके स्पाउस को सारी पेंशन मिलेगी, और आप दोनों के जाने के बाद आपके बच्चों को पैसा कैश में दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट स्कीम्स है, दोनों का एक दूसरे से करोड़ों कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है और दोनों के समस्त लाभ आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं।
फर्दर एन एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर कैन आल्सो सब्सक्राइब टू एपीवाई। जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर है तो भी आप एपीवाई का अकाउंट खोल सकते हैं। इफ ही शी मीट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्कीम। आपको बस 18 से 40 वर्ष की उम्र का होना है और एक अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट, जिसमें आप एपीवाई अकाउंट खोल सकते। फिर आगे देखते हैं, कैन माइनर ओपन एपीवाई अकाउंट? सीधा सा क्लियर आंसर है इसका नो, क्योंकि मैंने अभी बोला ना 18 से 40 वर्ष की उम्र का व्यक्ति ही अकाउंट खोल सकता है, तो माइनर अकाउंट खोल ही नहीं सकता। ठीक है, फिर आगे है, टू प्रान कार्ड पॉसिबल? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सर एक एनपीएस का प्रान कार्ड है। पहले दो तीन चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, अभी देखना, आप जुड़े रहो मेरे साथ। ए पर्सन कैन हैव ओनली वन प्रान कार्ड ऑफ एपीवाई। मैं पहले ही कह चुका हूं, एक देश एक एपीवाई अकाउंट। आप कोई भी हो, किसी भी श्रेणी क्यों हो, किसी भी कैटेगरी क्यों हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी क्षेत्र क्यों हो, आप केवल एक ही अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकते हो अपने नाम पर। अपने नाम पर कितने अकाउंट होगा? एक अकाउंट। बट आल्सो कैन हैव टू डिफरेंट प्रान कार्ड, वन फॉर एपीवाई एंड अदर फॉर एनपीएस। ध्यान दे, 2-3 चीजें बताने वाला हूं। पहला, आपके नाम पर केवल एक ही एपीवाई अकाउंट हो सकता है, क्लियर? दूसरी चीज, आपके नाम पर केवल एक ही एनपीएस अकाउंट हो सकता है। एनपीएस भी यूनिक है, मेरे एनपीएस की सीरीज देखना, उसमें सारे आंसर मिलेंगे आपको। एनपीएस के अकाउंट भी 2 नहीं हो सकते, एक व्यक्ति एक एनपीएस अकाउंट, एक व्यक्ति एक एपीवाई अकाउंट। लेकिन एक व्यक्ति 2 प्रान कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि एपीवाई में भी प्रान कार्ड मिलता है और एनपीएस में भी प्रान कार्ड मिलता है। तो आपके पास 2 प्रान कार्ड हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों प्रान कार्ड अलग अलग होने चाहिए स्कीम। एक होना चाहिए एपीवाई स्कीम का और दूसरा हो सकता है एनपीएस स्कीम का। किसी भी एक स्कीम के 2 प्रान कार्ड रखना इलीगल है, वैध नहीं है, समझ लेना। किसी भी स्कीम के 2 प्रान कार्ड नहीं हो सकते हैं किसी भी सूरत में। एक स्कीम एक प्रान कार्ड आप रख सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विल आई गेट एनी टैक्स बेनिफिट अंडर एपीवाई स्कीम? अब देखते हैं कि एपीवाई स्कीम में टैक्स बेनिफिट कहां मिल सकता है हमको। इस प्रश्न का आंसर आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल मैं लाया हूं आपके लिए। An income tax payee who is within the age group of 18 to 40 years can join APY, and tax benefits on contribution made to the scheme can be availed maximum up to 60 years under section 80 CCD1B to the tune of rupees 50,000 over and above the 1.5 lakh। 80C में आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है, हम सभी जानते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हो तो मेरे टैक्स के ऊपर एनपीएस में वीडियो बना रखा है, वो देखना। तो 1.5 लाख तक की छूट हमको 80C के तहत मिलती है। ठीक, और इस 1.5 लाख के अलावा भी 50,000 की छूट मिलती है। वो कौन से सेक्शन में मिलती है? 80 CCD1B में। एनपीएस में भी मिलती है। आप एनपीएस की पूरी सीरीज देखना, आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा उसमें। तो अगर आपने एपीवाई में अकाउंट खुलवा लिया तो ये 1.5 लाख की तो आप 80C के तहत छूट प्राप्त कर सकते हो, और साथ में 50,000 रुपए की और अतिरिक्त छूट 80 CCD1B के तहत ले सकते हो। यानी कि टोटल आप छूट कितनी ले सकते हो? 2 लाख की। 1.5 लाख की 80C में और 50,000 की 80 CCD1B के तहत छूट ले सकते हो। इस तरह से आप 2 लाख की छूट ले सकते हो। ये क्लियर है? ठीक है, फिर आगे, व्हाट इज द विड्रॉवल प्रोसीजर फ्रॉम एपीवाई? अब प्रश्न आता है कि सर एपीवाई से विड्रॉल की प्रोसीजर क्या है, डेथ के केस में क्या है, अलग अलग केस में क्या है। तो वो सारे केस में अब 1 बाय 1 चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, पहला ए केस नंबर ए, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तब क्या प्रोसीजर है? अपॉन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स द सब्सक्राइबर विल सबमिट द रिक्वेस्ट टू द एसोसिएटेड बैंक फॉर ड्रॉइंग द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन और हायर मंथली पेंशन if investment returns are higher than the guaranteed returns embedded in APY। जैसे ही आपकी 60 वर्ष की उम्र होती है, आप अपने बैंक को या अपने पोस्ट ऑफिस को, जहां पे भी आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहां एप्लीकेशन देंगे कि मुझे पेंशन दी जाए। अब वो पेंशन आपकी ज्यादा भी हो सकती है या मंथली पेंशन के बराबर भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए की मंथली पेंशन का चूज कर रखा था प्लान, लेकिन मेरे रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा मिल गई मुझे, तो हो सकता है मुझे 6,000 रुपए की पेंशन मिल जाए, हो सकता है मुझे 7,000 की पेंशन मिल जाए। ठीक है, और कम मिले रिटर्न्स तो फिर वो 5,000 की तो मुझे मिलेगी ही। तो आपको ये बैंक को बता देना है कि आपको क्या चाहिए। द सेम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन इज पेबल टू स्पाउस।
डिफॉल्ट नॉमिनी अपॉन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अब ध्यान दे, अगर अटल पेंशन योजना के धारक की मृत्यु हो जाती है तो जितनी पेंशन उसको मिल रही है 60 वर्ष के बाद, मान लीजिए 5,000 का उसने प्लान चूज कर रखा है और उसको मिल रही है पेंशन 6,000 की, क्योंकि उसको रिटर्न्स अच्छे मिले ना, तो मान लो उसको 6,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, तो उसके जो नॉमिनी है, जो उसका स्पाउस है ना, डिफॉल्ट नॉमिनी, उसके स्पाउस को भी सेम पेंशन मिलेगी, कोई भी कमी नहीं की जाएगी। जितनी पेंशन सब्सक्राइबर को मिल रही थी उतनी ही 100% पेंशन उसके स्पाउस को मिलेगी उसकी डेथ पर। फिर उसके आगे, नॉमिनी विल बी एलिजिबल फॉर रिटर्न ऑफ पेंशन वेल्थ अक्यूमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर अपॉन डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड स्पाउस। और मान लीजिए सब्सक्राइबर की मृत्यु हो गई, स्पाउस की भी मृत्यु हो गई, यानी कि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो जो आपके बच्चों को आपने नॉमिनी बना रखा होगा उनको सारा पैसा कैश दे दिया जाएगा। जितना कि मैंने शुरुआत में टेबल हमने देखी थी ना एक्सेल की, उसमें मैंने बताया था अलग अलग स्कीम में वो गारंटी कर रखी है कि इतना पैसा कैश में दिया जाएगा, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। फिर आगे है केस नंबर बी, ये वही चल रहा है हमारा विड्रॉल प्रोसीजर। केस नंबर बी है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी कोज आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? ध्यान दें, जो इससे पहले वाला हमने केस देखा है वो क्या है, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये 60 ईयर्स के दौरान मृत्यु के पहले था। ये जो केस हमने देखा वो क्या था, 60 वर्ष की उम्र से पहले जब मृत्यु हो जाएगी तब नॉमिनी को क्या मिलेगा, ये वो चीज थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं केस बी में, क्या, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी कोज आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। सब्सक्राइबर की 60 वर्ष की उम्र हो गई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर पेंशन वुड बी अवेलेबल टू द स्पाउस एंड ऑन द डेथ ऑफ द बोथ ऑफ देम सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द पेंशन वेल्थ अक्यूमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर वुड बी रिटर्न टू द नॉमिनी। तो इस केस में मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर की मृत्यु हो गई तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगी, हम सभी जानते हैं, ठीक है, स्पाउस को मिल जाएगी डेथ ऑफ द, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, जितना भी पेंशन फंड जनरेट हुआ है, जितना भी पैसा बना है, पेंशन वेल्थ अक्यूमुलेटेड टिल एज 60 की वर्ष की उम्र तक जितना भी पैसा बना है वो सारा का सारा किसको लौटा दिया जाएगा, नॉमिनी को, यानी कि आपके बच्चों को। फिर है अगला, इसी में चल रहा है हमारा केस नंबर सी, एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स। वो दोनों केस तो अभी हमने देख लिए। अब ये तीसरा केस है सी, कि अगर मैं 60 वर्ष से पहले ही अपना एपीवाई अकाउंट बंद करना चाहूं, क्लोज करना चाहूं, तो क्या स्थिति होगी, वॉलंटरी एग्जिट इन एपीवाई इज परमिटेड। आपको ये अनुमति है कि आप 60 वर्ष से पहले भी अपना अटल पेंशन योजना का खाता हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, इसे वॉलंटरी एग्जिट कहा गया है। क्लियर? इन केस ए सब्सक्राइबर हु हैज अवेल्ड गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई चूज टू वॉलंटरी एग्जिट एपीवाई एट ए फ्यूचर डेट, he shall only be refunded the contribution made by him to APY along with the net actual accrued income earned on his contribution after deducting the account maintenance charge। ध्यान दे, जिन लोगों ने पहले से APY का अकाउंट खोला हुआ था, भारत सरकार ने ये APY की स्कीम काफी पहले स्टार्ट की थी, और जब स्टार्ट की थी इन्होंने एक ऑफर किया था लोगों को। क्या ऑफर था वो, कि जितना कंट्रीब्यूशन तुम करोगे ना उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो स्कीम खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने उस स्कीम में पैसा वो कर लिया था अपना, जिन्होंने उस स्कीम के दौरान ही एपीवाई अकाउंट खोल लिया था, अगर वो अब एग्जिट करना चाहें तो क्या होगा, उन्हें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। वो अपना कंट्रीब्यूशन ले जा सकते हैं और उस कंट्रीब्यूशन पे जो रिटर्न मिले हैं वो ले जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन उनको नहीं दिया जाएगा। The government co-contribution and the accrued income earned on the government co-contribution shall not be returned to such subscriber। जिसने भारत सरकार की कंट्रीब्यूशन स्कीम के तहत फायदा उठाया था, जिसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती थी एपीवाई के दौरान, वो स्कीम अब तो खत्म हो गई, लेकिन जिसने पहले अकाउंट खुला रखा है, अगर वो अब हटता है कि मुझे अब ये स्कीम नहीं चाहिए, एपीवाई में बंद करना चाहता हूँ खाता, तो उसे सरकार का दिया हुआ सारा पैसा लौटाना होगा, उसे कोई भी फायदा उसका नहीं मिलेगा। वो अपना पैसा ले जा सकता है और अपने रिटर्न्स ले जा सकता है। फिर आगे है इसी में केस नंबर डी, डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर्स। अगर सब्सक्राइबर की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर्स ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन इन द एपीवाई अकाउंट
ऑफ द सब्सक्राइबर विच कैन बी मेंटेन्ड इन द स्पाउस नेम फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो जो स्पाउस है उसको ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो उस एपीवाई अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, स्पाउस के नाम पर चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहेगा अकाउंट टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर वुड हैव अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर, जब तक कि वो ओरिजिनल जो सब्सक्राइबर, ध्यान रखिए जिसने अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाया था उसकी एज, भले ही वो मर गया हो लेकिन उसकी एज जितनी 60 वर्ष तक होती तब तक वो अकाउंट चलाया जा सकता है उसके नाम पर। द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज द सब्सक्राइबर अंटिल डेथ ऑफ द स्पाउस, और स्पाउस को वही पेंशन मिलेगी जो सब्सक्राइबर ने पेंशन प्लान चूज कर रखा था। फिर है व्हाट इज द विड्रॉल प्रोसीजर फ्रॉम एपीवाई, इसको देख लेते हैं। डी, डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर बिफोर 60 ईयर्स, ये सेकंड केस आ गया, और द एंटायर अकुमुलेटेड कॉर्पस अंडर एपीवाई विल बी रिटर्न टू द स्पाउस या नॉमिनी। मान लीजिए कोई इस सब्सक्राइबर की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो गई, उसको दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कि आप चाहें तो इस अकाउंट को मेंटेन रखें, आपके पास पैसा है स्पाउस के पास तो वो जमा कराता रहे और 60 वर्ष के बाद वही पेंशन मिल जाएगी जो पहले चुनी गई है सब्सक्राइबर ने। लेकिन अगर स्पाउस ये नहीं चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, किसी कारणवश मैं इस अकाउंट को जारी नहीं रखना चाहता, बंद करना चाहता हूं, तो वो ऐसा कर सकता है और जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है उस अकाउंट में, अटल पेंशन योजना के खाते में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है और जितना भी रिटर्न मिला है वो सारा का सारा किसको मिल जाएगा, स्पाउस को या नॉमिनी को, जो भी है एप्लीकेबल। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारी एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग पे। अब हम देखते हैं इस अटल पेंशन योजना के अकाउंट को कैसे खोला जाता है। मैं लॉगिन कर लेता हूं और अब यहां पहुंच गए हैं। ये हम सभी जानते हैं, इंटरनेट बैंकिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। अब एपीवाई अकाउंट खोलने के लिए आपको कहां जाना है, यहाँ ई सर्विसेज पे जाना है। तो मैं ये ई सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ई सर्विसेज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां देख रहे हैं आप, ये देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही क्लिक किया, यहां आपको चूज करना है कौन सी स्कीम, अटल पेंशन योजना आपको चूज करनी है। तो मैं ये क्लिक कर देता हूं। यहां से आप अपना अकाउंट नंबर चूज कर लें, किस अकाउंट में आप ये अटल पेंशन योजना का खाता खोलना चाहते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और अब मैं इसको सबमिट कर देता हूं। जैसे ही सबमिट करूंगा, ये आ चुका है अकाउंट नंबर। अब यहाँ CIF नंबर होता है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहां से सबमिट कर देना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ सेलेक्टेड स्कीम अटल पेंशन योजना आ गई, CIF नंबर आ चुका है, सेलेक्टेड अकाउंट नंबर आ चुका है, हमारा CIF नेम आ चुका है। ठीक है, होम ब्रांच आ चुकी है, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन जहां आपका प्लेस है वो कर दें। सिंपली आप जहां रहते हैं वो लिख दें एड्रेस। कहने का मतलब एड्रेस पूरा नहीं लिखना है, केवल आपको सिटी लिखनी है अपनी, बस। ठीक है, ये वेदर बेनिफिशियरी ऑफ अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अगर आपने और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम ले रखी है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अगर आपके पास पहले से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जैसे अभी हमने देखा ना प्रधानमंत्री वाली जो 2 स्कीम थी, पीएमजेवाई और ये, तो अगर है तो यहाँ यस कर दें। ठीक, तो मेरे पास है तो मैं यस कर रहा हूं। फिर आगे है यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूशन, को कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। टाइटल हम इसको चूज नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो, ये पहले से प्री फिल्ड आएगा आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ फोन नंबर लिख देना है सिंपली, जो कि लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है। ये स्टार वाले चिन्ह दिख रहे हैं, ये मैंडेटरी है। ऑलरेडी सारा का सारा प्री फिल्ड आएगा आपके पास, क्योंकि आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं, हम थोड़ा और नीचे ले आते हैं इसको। ठीक, यहां आप आधार नंबर लिख दें, तो मैं आधार नंबर लिख देता हूं, मान लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आधार नंबर लिख दिया है, देखिए। ठीक, यहां आधार नंबर लिख दीजिए। फिर यहां वेदर इनकम टैक्स पेयर, अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो यस कर दीजिए, नो तो नो कर दीजिए। जैसे भी यहाँ आपका एप्लीकेबल वो यहां कर दीजिए। जेंडर जो है आपका, ऑब्वियसली वो चूज कर लीजिए अपना। मैरिड स्टेटस क्या है, मैरिड है तो मैरिड चूज कर लीजिए और अनमैरिड है तो अनमैरिड। अब स्पाउस का फर्स्ट नेम आप बता दीजिए, जो भी है आपका स्पाउस उसका फर्स्ट नेम क्या है। ठीक है, मिडिल नेम है तो बता दीजिए।
और नहीं है तो लास्ट नेम बता दीजिए, लेकिन मिडिल नेम कंपलसरी है, तो जो लास्ट नेम है उसी को आप मिडिल नेम बता दो, लास्ट नेम जो है उसी को मिडिल नेम में लिख देना। ठीक है, ये हो गया। स्पाउस का आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ दें इसको, या आप चाहें तो इसकी सभी एंट्री भर लें। सिटी में आप लिख दें कि कौन सी सिटी में है आप, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, लैंडमार्क लिख दीजिए कुछ भी। रिलेशनशिप क्या है, तो मैं स्पाउस करने वाला हूं। फिर यहाँ नॉमिनी फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है, नॉमिनी डिटेल्स हो गई, नॉमिनी एज पर स्पाउस, ये सारा हो जाएगा, आप इसको भर लें। ठीक, ये सारा आ गया ऐसे के ऐसे ही। इसको चेक किया तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पेंशन अमाउंट सेलेक्ट कर लें, तो मैंने बोला कम से कम 5,000 की जरूर लेना अगर लेना चाहो तो 5,000 का मैंने चूज कर लिया है। कंट्रीब्यूशन कैसे करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि हर महीने मेरा ऑटोमेटिकली पैसा कटता रहे, तो हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा, 1,087 रुपए मुझे करना होगा मंथली कंट्रीब्यूशन 5,000 के लिए। ठीक, फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है तो इसको सेट किया जा सकता है कितने, ये देखिए आप इसको सेट कर सकते हैं ऑटो डेबिट डेट, यहां तारीख चूज कर सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली आपके खाते से हर माह की इस तारीख को, मान लीजिए मैंने 10 तारीख चुनी, तो हर माह की 10 तारीख को मेरे अकाउंट से ये 1,087 रुपए कटेंगे और इस अटल पेंशन योजना के खाते में चल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, आप SBI की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। एसएमएस सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, इसको यस कर लें और अंत में सबमिट कर दें। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कई खाते चल रहे हैं, तो मैंने केवल आपको डेमो देने के लिए यहां तक लाया हूं मैं। तो ये सारी एंट्रियां भरने के बाद आप इसको सबमिट कर दें और आपका अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुल जाएगा। उम्मीद है आज का ये ब्लॉकबस्टर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, CCS NPS रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, SBI FD और जो पोस्ट ऑफिस FD होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ETF गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी, और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।